नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि हम पीटी पॉलिटी 365 के सेकंड पार्ट को देखेंगे और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो दो मेजर टॉपिक हैं उसमें सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है इसमें अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसा कि आप जानते हैं संसदीय प्रणाली में कोई भी सरकार होती है वो जो निम्न सदन होता है यानी लोकप्रिय सदन होता है उसका कितना विश्वास है उसमें यानी कि बहुमत है उसके आधार पर सत्ता में रहती है। तो उसी बारे में ये अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया था। ये राज्यों में भी लाया जा सकता है, राज्य विधानसभा में। तो ये क्या है, केवल लोकसभा में या फिर राज्य के मामले में राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि विपक्ष है ना एक प्रकार से मोरल ग्राउंड पर एक अथॉरिटी उत्पन्न करता है उस पर जो सरकार है कि भाई उसके पास बहुमत नहीं रहा है और हम अभी फ्लोर पर ये टेस्ट करने के लिए निवेदन करते हैं सदन को कि अभी टेस्ट कर लिया जाए कितने सांसद हैं वो सरकार के पक्ष में हैं कितने विपक्ष में। तो एक प्रकार उस प्रकार की प्रतिक्रिया है। ये पहली बार 1962 में यानी कि 1962 में JB कृपलानी थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो उन्होंने नेहरू सरकार को चैलेंज किया था एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है 75(3) यानी कि 75(3). ठीक है, तो इसमें ये है कि मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी यानी कि जो लोकसभा है उसमें जब तक बहुमत रहेगा तब तक वो सरकार सत्ता में रह सकती है। ठीक है, आर्टिकल 75(3). और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा जानते हो निर्वाचित सदन नहीं है, जो प्रत्यक्षतः जनता से निर्वाचित हो उस प्रकार का सदन नहीं है, लोकसभा है। ठीक है, तो इसी प्रकार राज्यों के मामले में आर्टिकल 164(2) में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो और जो लोकसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम में बनाए गए हैं जो आर्टिकल 118 और अन्य का प्रयोग करके उसके नियम 198। ठीक है, रूल नंबर 198 रूल 198 के में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बताए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव है इसका आधार मतलब कोई कारण नहीं बताना होता है। सदस्य कम से कम 50 सदस्य चाहिए होते हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष को या फिर सदन के पीठासीन अधिकारी को सूचित करते हैं। तो उसका 10 दिनों के अंदर अगर उसको अनुमति मिल जाती है तो 10 दिनों के अंदर उस पर चर्चा होती है और वो प्रक्रिया दोहराई जाती है। दोस्तों, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो गई और सदन ने उसे मतलब स्वीकार कर लेगा तो सरकार गिरी जाएगी। अस्वीकार कर दिया है तो बाद में जब तक वो सत्र चलेगा ना तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UPSC कथन वाले क्वेश्चन में देके पूछ सकती है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है ये कि भाई एक जैसे सत्र चल रहा है और उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हो गई, वो फेल हो गया यानी कि सरकार उसमें जीत गई, पराजित हो गया, तो दोबारा नहीं ला सकते हैं। अगला सत्र आएगा तभी ला सकते हैं, उस सत्र में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला आर्टिकल इसमें देखते। जनरली इसकी प्रोसेस मैंने बता ही चुका हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव है उसके बारे में परीक्षण करता है कम से कम, क्योंकि 50 सदस्य चाहिए, 50 सदस्य वो लाने वाले होने चाहिए और वो अनुमति दे देता है तो 10 दिनों के भीतर उसकी चर्चा हो जाती है और वोटिंग हो जाती है। ठीक है, अगला एक आर्टिकल है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लॉ मेकर्स। जो MLA MP होते हैं वो सदन में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं, डिबेट करते हैं, पक्ष विपक्ष में अपनी दलीलें देते हैं। तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए उनके लिए एक सिस्टम किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 और 194 MLA जो राज्यों की विधानसभाओं में होते हैं और MLC भी जहाँ पर विधान परिषदें, और 105 में संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है, इनको ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है 194। तो इसमें उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो उनकी समितियाँ या एक सदस्य के रूप में वो कुछ बोल सकते हैं सदन में और समितियों में कार्य कर सकते हैं, अपनी प्रक्रियाओं को समितियों वालियों को गोपनीय रख सकते हैं, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कर सकते हैं। तो उस प्रकार के प्रोविज़न है। लेकिन क्या हुआ था कि 1993 में 1993 में 1993 में PV नरसिम्हा राव सरकार थी तो उनको
एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव था, उनके खिलाफ लाया गया था, उसको पास करना था। लेकिन उन्हें ऐसा अंदेशा हुआ कि, ऐसा कथित तौर से मीडिया खबरों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, कि सरकार खतरे में रह सकती है। तो उन्होंने कुछ सांसदों की पैसे देकर एक प्रकार से समर्थन लेना चाहा, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके सीएम अभी ईडी ने जेल भेज दिया है, शिबू सोरेन, उनकी पार्टी के नेताओं ने 1993 में क्या किया कि पैसे लिए और बदले में सरकार को वोट दिया, जिससे सरकार बच गई। तो इसको एक प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामला कहा गया है 1993। और ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव बाद 1998 में ये निर्णय दिया कि भाई उनको इस प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त है। एमएलए वो या एमपीए सदन में प्रश्न पूछने के लिए पैसे ले सकते हैं, और इस प्रकार से भी पैसे ले सकते हैं कि भाई किसको वोट करना है सरकार के पक्ष में उस प्रकार से। क्या न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उस प्रकार की निर्णय दिया था पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत संघ बाद में। लेकिन दोस्तों अभी ये इस मैगजीन में ये क्या पुराना हो गया, आर्टिकल एक प्रकार से अनअपडेटेड है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दे दिया है और इस फैसले को बदल दिया है, जिसको आगे अपडेटेड आएगी उसमें मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें बदल दिया है, कुल मिला के इसको गलत आचरण मानना है कि एमएलए एमपी से पैसे नहीं ले सकते हैं अपने वोट देने के लिए, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार की इम्यूनिटी उनको नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 105 और 194 के बारे में हमने देख ही लिया, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 194 और 105, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सीधे बन सकते हैं, और ये केस है, इसको हम कोट कर सकते हैं मेंस की परीक्षा में, ठीक है। और संसदीय विशेष अधिकार ये दिए गए हैं सांसद एमएलए को, इसके पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि संसदीय सत्रों में वो एमएलए एमपी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, डिबेट करें, इसलिए, और उनकी विधायक आय जैसे उसकी अधिकार बनाए जाए, रखा जा सकें, गरिमा बनाई जाए, रख सके, स्वतंत्र रूप से काम काज कर सकें, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहे, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी कि कोई एमएलए एमपी अपने मुद्दों को, अपने जिस वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी मांगों को वो स्वतंत्र रूप से रख सके। तो इस प्रकार से संसदीय विशेष अधिकार बनाए गए हैं, है ना, संसदीय विशेष अधिकार। और जनरली ये इंग्लैंड की जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ से प्रेषित है। वहाँ की संसद के सदस्यों को जो राजा का प्रभाव होता था, वहाँ पर किंगडम होता था। अब भी औपचारिक रूप से तो उनका जो प्रतिनिधि होता है एक प्रकार से वो राजा ही होता है। तो उस प्रकार से वहाँ से प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है, और अनुच्छेद में बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ टेक्निकल पक्षों को देख लेते हैं। देखो, इसमें एक समिति होती है, प्रिविलेज समिति, विशेषाधिकार समिति, और ये लोकसभा में होती है 15 सदस्य वाली, और राज्यसभा में होती है 10 सदस्य की, ठीक है। दोनों में अलग अलग होती हैं। और ये सदन में जैसे किसी सदस्य का या सामूहिक रूप से सदन के विशेष कार्यों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच करती है, फिर आगे वो निर्णय करते हैं जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा में सभापति होते हैं, स्पीकर लोकसभा में होते हैं। ये दोनों आर्टिकलों के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं, उनमें से एक उदाहरण दिया गया है, जैसे इस संसद में किसी समिति में सदस्य द्वारा कोई बात कही गई है ना, उसके खिलाफ कोई न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई समिति में अपनी राय रखी, या फिर किसी बिल पर वोट किया उन्होंने संसद में, सांसद ने या एमएलए ने, तो इसके लिए ये नहीं कि हम उनको कोर्ट में घसीट लें, नहीं, कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं। वो स्वतंत्र राय रखने के लिए उनको भारतीय संविधान ने ऐसी आज़ादी दी है, जो अनुच्छेद 105 और 194 के तहत दी गई है, ठीक है। अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, और इसी के अनुच्छेद 118 में क्या है, जो संविधान के प्रावधानों, संसद के नियम प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 118 में वर्णित है। अनुच्छेद 121 में लेकिन एक चीज़ दी गई है कि जो ये सदन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। आर्टिकल 121 ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, उनके व्यवहार, उनकी कार्यप्रणाली, उसके सिस्टम पर चर्चा नहीं होगी सदन में, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को बताता है कि भाई विधायिका है वो कानून बनाए अपने, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, और न्यायपालिका के कार्यों में विधायिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। इसी प्रकार
अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं करेगी। इसका कहने का मतलब ये कह रहा है ये जैसे संसद है, संसद का अपने नियम है, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं दोनों सदन, तो न्यायपालिका है ना इस आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कि ये नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है सदन के, तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। हालांकि इसमें एक बात आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकारा था, नीचे आएगा वो, उसमें इस बात को नकार दिया था और एक निर्णय में कहा था कि कई बार हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सांसदों को एक इम्यूनिटी प्राप्त होती है कि उनको सत्र चलने से शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक और चलने के दौरान उनको क्या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो इम्यूनिटी है 2 प्रकार के मामले होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, सिविल मामले होते हैं। आपराधिक मतलब हत्या, दुष्कर्म, ठीक है, किसी से हत्या का प्रयास। सिविल मामले हैं जैसे टैक्स वगैरह नहीं भरा है या फिर अन्य प्रकार के हो सकते हैं, विवाह उत्तराधिकार इत्यादि। तो ये छूट होती है ना 40 दिन वाली, ये दीवानी मामलों में ही होती है। ठीक है, आपराधिक मामलों में कोई छूट नहीं है, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद की वाली छूट है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये मेंस लायक ज़्यादा मैटर हो जाता है, प्री के लिए इसमें इतना ही काम का था और इसको देख लिया हमने। ठीक है, अब एक चीज़ है कि जैसे किसी सदन का जो सदस्य है उसको अगर सज़ा दी गई है कि भाई उसने विशेष अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, एमएलए एमपी नहीं, तो उसको जो सदन का सत्र शेष रह गया है ना उसके लिए उनको निलंबित किया जाता है। जैसे देखा होगा अखबारों में, राघव चड्ढा वगैरह या फिर अन्य काफ़ी सारे सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। और एक किसी भारी व्यक्ति को अगर इस प्रकार की सज़ा देनी है उनकी विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए, तो जो सदन की सत्र की अवधि होती है ना उस उतने टाइम के लिए, यानी कि जब 15 दिन चल रहा है तो 15 दिन के लिए, उतने दिन की अवधि के लिए उनको सज़ा दी जाती है एक प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स, यानी कि विधि निर्माताएं उनको सदन से बाहर निकल। जैसे कि आपको पता ही है पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद चुनी जाने वाली महुआ मोइत्रा जो टीएमसी पार्टी से, उन पर ऐसे आरोप लगे और जो जांच में पाया भी गया कि उन्होंने किसी वेबसाइट से पैसे लेकर, जो संसद में सवाल पूछने का उनका अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, तो ऐसे कोई अवैध रूप से उपहार या एक प्रकार से रिश्वत कह सकते हैं वो ली थी। ठीक है, तो आचार समिति होती है दोनों सदनों में होती है। इसमें लोकसभा की होती है, उसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये लोकसभा में 2000 में बनी थी, सन 2000 में पहली बार बनी थी। राज्यसभा में 1997 में बन गई थी। ठीक है, तो ये कोई सदस्य अनैतिक आचरण कर रहा है उससे संबंधित शिकायत इस समिति को की जा सकती है और ये जांच करती है। ठीक है, इस समिति का नाम याद रखना है, एथिक्स कमेटी आचार समिति। ठीक है, तो इसने इसको दोषी पाया है एक प्रकार से इस समिति ने सदस्य को, और इस आधार पर इनको बाहर निकाल दिया। और संवैधानिक अधिकार क्या है, अवमानना का दोषी पाए जाने वाले किसी भी सांसद को सदन से निलंबित किया जा सकता है। ऐसा हमारे जो संसदीय विशेष अधिकार वाला आर्टिकल था मैंने अभी देखा, संसदीय विशेष अधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना। ठीक है, तो उस आधार पर ये वही तरीका यहाँ पे लागू हुआ है, वो अपने सदस्यों को भी इस प्रकार की सजा दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक सदन में निष्कासन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी चीज़ है, जब कोई सदस्य इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उसको निकालना है सदन से, तो उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, सदन के ये है। और आचार समिति है वो, उसकी भागीदारी हमेशा ही जरूरी नहीं है, वो मामला जांच करवाना एक जांच का विषय है तो ही ऐसा होता है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया हो गई। और पीठासीन अधिकारी हैं वो आदेश दे सकते हैं अगर ऐसा सदन के नियम प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर कोई सदस्य प्रकार का आचरण कर रहा है ना। अत्यधिक कदाचार के मामले में सदन सदस्यता के अयोग्य व्यक्तियों को निष्कासित कर सकता है। सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन का पीठासीन अधिकारी हैं, जैसे स्पीकर हो या चेयरमैन, वो इस प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है कि लोकसभा के मामले में नियम 373 है, ये वहाँ के स्पीकर को ये शक्ति देता है कि कोई सदस्य है वो अनरूली व्यवहार कर रहा है, अव्यवस्था फैला रहा है, तो बाहर चला जाने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, और उस दिन पूरे दिन वो वहाँ से
सदन में नहीं आ सकता है, मतलब अनुपस्थित रहेगा, उसको आने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार नियम 374 है, उस सदस्य का नाम ले सकता है जो कोई खराब व्यवहार कर रहा है, तो प्राधिकारी की उपेक्षा कर रहा है, बार बार उसको समझाया जा रहा है कि डिस्टर्ब मत करो, फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसको क्या है कि जो सत्र चल रहा है 15 दिन का, 7 दिन नहीं है तो शेष 7 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है, ऐसा नियम 374 कहता है। 373 में उसी दिन के लिए होता है, और 374A जोड़ा गया था 2001 में। तो इसमें यह था कि अगर स्पीकर ने किसी सदस्य का नाम लिया गया है इस दुर्व्यवहार के मामले में, तो वो 5 सत्र की 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि जो भी कम हो उसके लिए निलंबित हो जाएगा। जैसे 15 दिन का सदन है और 9 दिन कार्रवाई हो चुकी है और 6 दिन बचे हैं, तो या तो वो 5 दिन के लिए या फिर शेष सारी अवधि के लिए वो एक प्रकार से निलंबित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रूल 374 हो गया। ठीक है। राज्यसभा में ये नियम 255 है। इसमें क्या है कि वही उसी दिन के लिए सभापति से कह सकते हैं, अगर खराब व्यवहार कर रहा है तो उस दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं। 256 में एक शेष उसके लिए शेष सत्र के लिए। लेकिन राज्यसभा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सदस्य को सेने का प्रस्ताव अपना, मतलब जो राष्ट्र सभापति होते हैं वो उसको प्रस्ताव को रखते हैं, लेकिन जो उसके सदस्य को निकालने के लिए जो प्रस्ताव है वो पूरा सदन पास करता है, जबकि लोकसभा में केवल स्पीकर अगर ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। ठीक है। लोकसभा में और राज्यसभा में पूरा सदन निर्णय लेगा, लोकसभा में केवल स्पीकर से ही काम हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 हमने पढ़ ही लिया था कि न्यायपालिका प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर वैधता की जांच नहीं कर सकती ये सदन में क्या हो रहा है। लेकिन राजा रामपाल वाद आया था 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके निष्कासन को, तो जैसे संसद ने उनको निकाल दिया था सदन ने, तो उसको तो बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि किसी प्रकार के अवैध आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है ना, उसकी गलती नहीं है लेकिन उसको फिर भी निकाल दिया गया है, तो ये जांच के दायरे में आती है, जो एक हिसाब से तर्कपूर्ण भी है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये और आता है, 2 शब्द आ रहे हैं बार बार यहाँ पर। एक तो आ रहा है निष्कासन, एक होता है अयोग्यता। ठीक है। निष्कासन का मतलब हो गया एक्सपल्जन अंग्रेजी में बोल रहे, तो अयोग्यता का मतलब होता है इनएलिजिबिलिटी। ठीक है। तो जो निष्कासन है ना, निष्कासन का मतलब है सदन में से एक दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए उसको सदस्य को बाहर निकाल दिया गया है, उसकी सदस्यता नहीं गई है, वो सदस्य अभी भी कायम है। ठीक है। लेकिन अयोग्यता का मतलब है वो सदस्य बनने के योग्य ही नहीं है। जैसे लालू है, लालू यादव है, वो एक प्रकार से सदस्य बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनको कुछ आपराधिक मामलों में जेल हो गई, और जेल के कुछ इसमें नियम है, आगे आएगा। दूसरा महुआ मोहित्रा है जो कृष्णनगर सीट, ये क्या है, एक्सपल्जन करा गया है इनको। ठीक है। तो ये अगले सत्र में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इनको कुछ सत्र के लिए बाहर किया गया था। ठीक है। तो ये निष्कासन और अयोग्यता अलग अलग चीज़ें हैं। अब अयोग्यता के बारे में देखें, देखो अयोग्यता के क्या कारण हो सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 और संबंधित आर्टिकलों से प्रेरणा लेके भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको शासित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये क्या कहता है कि धारा 8 है इसकी, जो 8(3)(a), ये कहती है कि कोई व्यक्ति सांसद है, उसको 2 साल या ज़्यादा की सज़ा हो गई ना, तो सज़ा काटेगा उतनी अवधि, और सज़ा काटेगा मतलब पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे माना उसको हो गई 3 साल की सज़ा, तो ये 2 से ज़्यादा है, और 3 साल की सज़ा पूरी करेगा ना, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से 6 वर्ष की अवधि के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ठीक है। 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव के अयोग्य हो जाएगा, तो इसे कहते हैं अयोग्यता, सज़ा पूरी करने की तिथि से अगले 6 वर्ष के लिए। ठीक है। लिली थॉमस बाद में इस मामले काफ़ी जुड़ा हुआ है, मेंस में हम कई बार कोट करते हैं उसको। धारा 8(3)(a) लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है। ऐसे ही 10वीं अनुसूची होती है, उसमें दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाता है, और अनुच्छेद 102 और 191A में क्रमशः संसद के सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, उनके लिए भी कुछ अयोग्यता हैं। जैसे कोई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण कर रहे हैं, उनकी लाभ के पद पे हैं, मानसिक रूप से विकृत हैं, अदालत द्वारा ऐसे घोषित हुआ है पागल,
ठीक है, दिवालिया घोषित किया गया उनको, या फिर भारत के नागरिक नहीं रहे हैं, वो अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तो हमारे संविधान में नियम है कि अन्य देश का नागरिक है तो हमारे देश का नागरिक नहीं होगा, यानी एक ही देश का नागरिक हो सकता है, या फिर अन्य किसी देश के प्रति अपनी निष्ठा जता दी है। ठीक है, और भारत की संसद ने कोई कानून बनाया था, उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से कई सारे अयोग्यता के आधार हो सकते हैं। अयोग्यता मतलब वो सदस्य नहीं बन सकता है सदन का, अयोग्यता में और इसमें अंतर हो गया। ठीक है, अब अगला एक्ट आ जाता है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, दल बदल विरोधी कानून, हम पढ़ते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि कोई सदस्य वो किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, प्रतीक चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, लेकिन वो अपना एक प्रकार से जब उसकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो वो अपना दल बदल लेता है और सत्ताधारी दल किसी लाभ के लिए, मंत्री पद आदि के लिए वो शामिल हो जाता है, तो इसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, तो दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया था, जैसा कि आपको पता ही है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और कब था ये? 1985 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और ये 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, तो उसमें 10वीं अनुसूची थी, वो जोड़ दी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बेसिस बनाए गए कि भाई इसके आधार पर जो सदस्य ऐसी गतिविधि करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेंगे पीठासीन अधिकारी। जैसे राज्यसभा में सभापति होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं, इसी प्रकार राज्यों के सदनों में होते हैं। तो क्या है, अब इसके कुछ बेसिस हैं, कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक तो ये है कि भाई जैसे वो कोई फलां पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव लड़ता है, लेकिन उसका मन किया कि पार्टी बदल लेता हूँ जीतने के बाद, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, उसने ऐसा किया कि सदन में राजनीतिक दल ने कहा कि हमें इस बिल पर सपोर्ट में वोट करना है या फिर विपक्ष में वोट करना है, लेकिन निर्देश के विपरीत उसने ऐसे वोट नहीं किया, मतलब निर्देश के विपरीत वोट किया, या फिर दल की पूर्व अनुमति लिए बिना मतदान कर रहा है। दल ने कहा हम एब्सेंट रहेंगे, लेकिन वो वोट कर देता है, मतदान से अनुपस्थित रहता है। दल ने कहा है कि हमें इस पर विपक्ष में वोट करना ही करना है या पक्ष में वोट करना ही करना है, लेकिन वो अनुपस्थित रह गया, तो 15 दिन में या तो वो माफ़ी मांगे और माफ़ी मिले दल से, नहीं तो वो अयोग्य हो जाता है। ठीक है, 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया जाता अगर उस दल को, तो ये विपरीत मतदान, पूर्वमाती के मतदान से अनुपस्थिति। ठीक है, ये कारण हो गया। एक ये है कि कोई सदस्य वो निर्दलीय भी तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बाद में उसका मन किया किसी पार्टी में जिसकी सरकार बन गई उसमें शामिल हो जाता हूँ, तो यह वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है क्योंकि वो निर्दलीय लड़ा है, जनता ने उसे निर्दलीय जिताया है। इसी प्रकार तुम्हें पता ही है राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत कुछ 12 सदस्यों को विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में मनोनीत करते हैं, जैसे सुधा मूर्ति को किया है। तो कोई मनोनीत सदस्य है, अब वो ठीक है चुन लिया गया, मनोनीत हो गया, लेकिन 6 महीने तक तो वो किसी पार्टी में जा सकता है, भाई मुझे इस पार्टी के पक्ष से बोलना है सदन में, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी में जाता है तो उसकी 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राज्य में शामिल हो जाता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 कारण हो गए हमने देखे, ये इस एक कारण बनते हैं दल बदल कानून के। लेकिन इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसके बारे में कि जैसे अब भाई इसका मतलब तो ये हो गया एक प्रकार से जो अब तक हमने पढ़ा कि सदस्य वो एक प्रकार से बंध गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दल के ऐसे 2/3 सदस्य ऐसा सोचते हैं कि हमें किसी उसमें विधायक हैं या सांसद हैं उस दल के सदन में, 2/3 अगर ऐसा सोचते हैं कि हमें कोई निर्णय ऐसे ले लेना चाहिए दल बदलने का या नया दल बनाने का, तो फिर इस प्रकार से कानून लागू नहीं होता है, वो इसकी अनुमति देता है, विलय करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो 2/3 उसकी संख्या होनी चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब इसका एक बात और भी है, जैसे कोई स्पीकर बन गया या फिर राज्यसभा का सभापति बन गया यानी कि उपराष्ट्रपति बन गया, तो वो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है, उस दल को था जिसका वो उसको त्याग दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में शामिल हो सकता है, फिर उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है, अध्यक्ष बना है सभापति। लेकिन इस कानून का एक बड़ा दोष ये है कि इस बारे में जो निर्णय लेते हैं ना स्पीकर, जैसे कोई पार्टी चेंज कर ली किसी ने,
तो उसके लिए कोई समय सीमा मौजूद नहीं है और जनरली इसका सत्ता पक्ष है वो दुरुपयोग करते हैं कि जो विपक्ष के या स्वतंत्र या निर्दलीय कुछ विधायक होते हैं उनको मंत्रिपद का या अन्य लालच देकर अपनी तरफ मिला लेते हैं। और चूंकि स्पीकर बहुमत वाले दल का ही होता है इसलिए वो निर्णय नहीं लेता है। उसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने इसके बारे में फटकार भी लगाई है और इसको हम देखते हैं। देखो इस यहाँ पर ये इसके दो कोर्ट के दो तीन ये एक तो क्योतो होल्लोआन जो चिल्लाओ निवाद ये 1992 में दिया था। इसमें कहा था कि स्पीकर जो अपना फाइनली निर्णय दे देगा ना तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, लेकिन कब, जब स्पीकर अपना फाइनल निर्णय दे देगा। इसी प्रकार कीसम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा यानी कि मणिपुर विधानसभा के स्पीकर केसम मेघचंद्र सिंह, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत आयोग 3 महीने में निर्णय लो, यानी कि 3 साल हो गए थे और उसने निर्णय नहीं लिया था। मणिपुर में जो विधायक था उसने डिफेक्शन कर लिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, काफ़ी न्यूज़ में रही थी। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में ऐसा निर्णय ले लो आप कोई सदस्य, और वो इस प्रकार से डिफेक्शन कर गया है तो 3 महीने में उसका निर्णय लो आप, ठीक है। और ये इसके अलावा उन्होंने कहा था कि स्पीकर हैं चूँकि पक्षपात करते हैं तो कोई स्थायी अधिकरण बनाया जाए, मतलब कोई चुनाव आयोग के निगरानी में या मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था। मेंस में इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेंस में लिख सकते हैं कि संवेदचंद सिंह बना माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा 2020 में, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसको मेंस में काफ़ी कोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि दल बदल कानून है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, ठीक है। अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, जैसा कि बताया तुम्हें, जब सदन सत्र में नहीं होते हैं तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसका प्रभाव कानून के समान होता है। तो एक सरप्राइजिंग चीज़ आई है कि 59 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ, और ये अच्छी बात है कि अध्यादेश का मतलब है कि जो सरकारें होती हैं वो जो सदन होता है, सदन में विपक्ष भी होता है और भी दल होते हैं, तो उनसे बचने के लिए अध्यादेश ले आती है। लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि भाई उनको कानून की प्रक्रिया के द्वारा कानून को सदन के थ्रू बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, 59 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अध्यादेश जारी नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि अध्यादेश का प्रोविजन देख लेते हैं। देखो एक तो सर्वप्रथम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो भारतीय जो परिषद अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सर्वप्रथम इसमें ऑर्डिनेंस का प्रावधान किया जाता है कि 6 माह के लिए। फिर भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उनमें भी इस चीज़ का प्रोविजन था, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, इसके तहत राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को, 123 और 213 क्रमशः राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और अध्यादेश जारी कब होता है, जैसे संसद के 2 सदन हैं, या तो दोनों ही सदन उसमें कार्यरत नहीं है, एक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, या एक सदन नहीं है, तब राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और अध्यादेश का प्रभाव वही रहता है जो कानून का होता है, लेकिन ये अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए वैध रह सकता है, क्योंकि एक वर्ष में 2 सत्र होने जरूरी हैं संसद के, और 2 सत्रों के बीच कम से कम एटलीस्ट मैक्सिमम 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 6 माह 6 सप्ताह इसका ये हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 हो गया, 213 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि शक्ति प्रवाह समान हो गया, 6 माह 6 सप्ताह तक वैध रहेंगे। और अस्थायी प्रकृति ये होते हैं क्योंकि स्थायी कानून है वो इनका स्थान ले लेता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इससे संबंधित कुछ बात है जिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। एक तो है आरसी कूपर बने भारत संघवाद, यानी कि आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में दिया था। इसमें कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट है ना वो देख सकता है, ऐसा तो नहीं सरकार है वो विधायिका से बचने के लिए यानी डिबेट से बचने के लिए पक्ष विपक्ष के तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत थी कि नहीं अध्यादेश के लिए, ठीक है। तो ऐसा हम देख सकते हैं, चुनौती दी जा सकती है। दूसरा चर्चा, विधायिका में चर्चा और बहस से बचने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कहीं उसके लिए सरकार ने करना दिया हो। ऐसी डीसी पादवा बने बिहार राज्य 1987 में क्या दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। इसमें कहा था कि केवल असाधारण परिस्थितियों में यूज करना है ये जो ऑर्डिनेंस है, ऐसे नहीं कि मन किया तभी कानून बनाने के लिए, क्योंकि ये तो आदेश जैसा हो जाता है, सरकार कभी भी निकाल सकती है। तो विकल्प में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए इसका, ये इमरजेंसी में यूज होना चाहिए। इसी प्रकार कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, ये 1994 में ये निर्णय दिया है।
इसमें भी यही कहा कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल दोनों हैं, तो उनकी संतुष्टि या शक्ति को भाई विवेक अधिकार तो है ही है अध्यादेश जारी करना, लेकिन उनका विवेक अधिकार है ना, ये भी न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगा। संतुष्टि या शक्ति का दुरुपयोग अगर किया है इन्होंने, न्यायिक समीक्षा होगी। तो इस प्रकार ये ऑर्डिनेंस के बारे में आर्टिकल हो गया। अगला आर्टिकल है संसद का जो सचिवालय उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। जो दोनों सदन है संसद के, जैसे राज्यसभा है लोकसभा है, अब उनमें बहुत सारा कागज वर्क होता है। संसद सदस्य होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं या फिर संसद में सत्र के दौरान उपस्थित होते हैं, लेकिन उनको एक प्रकार से जो क्लरिकल सहायता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट संबंधी जो सहायता है, उसके लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वो सचिवालयों के द्वारा प्रदान की जाती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 198 केवल 98 वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि अलग सचिवालय स्टाफ हो गया, जो प्रत्येक सदन है उसके लिए अलग सचिवालय स्टाफ होगा, जैसे लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, ठीक है। अब इसकी जो प्रक्रिया है, इनके लिए महासचिव नियुक्त किए जाते हैं, जो क्या केंद्रीय कैबिनेट सचिव होता है उसके स्तर के होते हैं, लेकिन पदानुक्रम में वो जरूर पीछे आते हैं। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आ जाएगा, वो 23वें क्रम पर आते हैं और कैबिनेट सचिव 11वें क्रम पर आता है, जैसे पहले पे राष्ट्रपति आते हैं जैसे मैंने बताया। तो उसी प्रकार ये क्या है कि उनकी व्यवस्था की गई है और वो जनरली IAS अधिकारी होते हैं। तो 1952 में तो राज्यसभा लोकसभा के जो अस्तित्व में आई थी ये दोनों, तो पहले संसदीय सचिवालय कहा जाता था लोकसभा वाले को, राज्यसभा वाले को राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता था। 1954 में क्या है, नाम बदल दिए गए दोनों के, राज्यसभा लोकसभा सचिवालय क्रमशः इसके कर दिए। संसदीय सचिवालय था, इसका तो कर दिया लोकसभा सचिवालय, और ये राज्य परिषद का यानी काउंसिल ऑफ स्टेट वाला का राज्यसभा सचिवालय कर दिया, ठीक है। अब जैसे केंद्र के लिए 98वें आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है, इसी प्रकार जो राज्य हैं उनके लिए भी तो राज्य सदन है, तो 187 में उसके लिए प्रोविजन किया गया है, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखते हैं, 98 और 187, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो वो क्या नए पद सृजित कर सकते हैं, तो हेमंत बाबुओं की अफसरों की जरूरत है। श्रेणी 2 के पद हैं, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 अफसर हैं, उनके लिए वित्त मंत्रालय से परामर्श करना होगा, क्योंकि बड़े पद हैं, पैसा पे करना है, तो इस प्रकार से लॉजिक है, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। सचिवालय क्या काम करता है, उनको जैसे संसद है उसका प्रभावी काम काज कर सकें उसके लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराता है, वेतन का भुगतान करता है, भत्तों का भुगतान संसद सदस्यों को, ठीक है। समिति काम करती हैं, उनको इनपुट देते हैं, ठीक है। पीठासीन अधिकारी हैं, या लोकसभा अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, और उनको सहायता देते हैं, उनके लिए कागजात, टाइम टेबल, अनशन, रिसर्च और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं संसद सदस्यों के लिए, उनके लिए तैयार करवाते हैं। प्रतिदिन जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनका रिकॉर्ड होता है, तुम्हें बताइए, तो उस रिकॉर्ड को तैयार करना, क्या उस चीज़ में इसमें से निकालनी है, कार्रवाई में से क्या इनपुट वापस करना है, तो इस प्रकार की चीज़ों को भी इसमें रखा जाता है, ठीक है। संरचना के बारे में हम बता ही दिया, इनके जो प्रमुख होते हैं वो महासचिव होते हैं, दोनों जनरली प्रशासनिक सेवा से आते हैं, और उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा के मामले में और सभापति राज्यसभा के मामले में करते हैं, ठीक है। और वो ये इनका मार्गदर्शन व नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और इनके नियम बनाए 1955 में, तो लोकसभा वाले के नियम बनाए हुए हैं और राज्यसभा वाले के 1957 वाले रूल्स हैं, ठीक है। राज्यसभा सचिवालय सेवा शर्त नियम 1957 और लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1955, ये नियम बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं, ये है भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता है उसका एक से अधिक स्तरों पर सत्ता को बांटना, यानी कि प्रतिनिधित्व को। तो आपको बताइए, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, क्रमशः 1992 में किए गए थे, और 73वें के द्वारा रूरल एरियाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और 74वें द्वारा अर्बन एरियाओं में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन सरकार का तीसरा स्तर है उसको लागू किया गया था। उसको 30 वर्ष हो गए हैं, तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, नहीं तो मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उनको कुछ शक्तियाँ दी गई, पावर दी गई, संसाधन दिए गए, पैसे दिए गए, ठीक है, और निर्माण के अधिकार दिए गए, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये 1992 में हुआ था, अब इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं, और ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, UPPCS वगैरह में, ठीक है।
अब इसमें क्या किया गया था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में इसके अलावा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी और 29 विषय जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं और ये आ सकती हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगी। ठीक है, इसी प्रकार भाग 9A जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और 243B से लेकर 243Z तक आर्टिकल्स जोड़े गए थे। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 18 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, अब पंचायती राज को सशक्त करने के लिए कुछ कदम उठाएं, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे तो एक तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो स्थानीय ज़रूरत होती है ना, जैसे कहाँ पर चौराहे पर लाइट लगानी है, कहाँ पर सीसी रोड करवाना है, कहाँ किसके लिए एक प्रकार से खेल मैदान है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। एक चल रहा है ई ग्राम स्वराज अभियान। इसमें क्या है, जो पंचायतें हैं उनमें कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, तो उनके योजना कैसे बनेगी, गाँव की लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा, निगरानी कैसे रखी जाएगी, कार्य किए जा रहे हैं, कहाँ तालाब खुद रहा है, कहाँ मनरेगा के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो ही गया। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास योजना, इसमें क्या है कि जो पंचायतें योजना बनाती हैं हर साल की, हम क्या क्या काम करेंगे, तो उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, इसमें कुछ चिन्हित जिले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आकांक्षी जिले कहते हैं प्रधानमंत्री जी उनको, तो उनमें क्या है कि बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भवन है और भी सारी चीज़ें उनको, और अन्य विकास ज़रूरत हो सकती हैं, जैसे पानी है, बिजली है, शौचालय आदि, तो उसके लिए क्या है, फंड दिया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है जो कि हैदराबाद में, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। ये क्या करता है कि जो जुड़े अधिकारी हैं ग्रामीण विकास से, कुछ पंचायती राज प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सरपंच, महिला, वार्ड पंच, प्रधान, उनको बैंक से जुड़े लोगों को, एनजीओ को, और अन्य जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एसएसजी वगैरह, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग यानी उनको ट्रेनिंग करते हैं। एक प्रकार से ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे बताइए आपको। और स्वामित्व योजना, इसमें ये क्या है कि गाँव में जो आबादी भूमि में लोग रह रहे हैं उनको अपने घर की मालिकी का कार्ड दे दिया जाएगा, रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इससे क्या है कि बैंक से ऋण ले सकेंगे, उनको एक प्रकार से सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो ये अच्छी योजना है स्वामित्व योजना। इसके अलावा जो क्वेश्चन बार बार हमसे पूछे जा सकते हैं, मैजिदा फॉलोइंग में बहुत आते रहते, बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसने 3 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1973-78 में 2 स्तरीय पंचायत की समिति की सिफारिश की थी। C.H. हनुमंतराव वर्किंग ग्रुप बना था 1983 में। जीवे की राव समिति बनी थी 1985 में, और M.L. सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। M.L. सिंघवी जो अभी कांग्रेस के नेता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी उनके पिताजी थे, जोधपुर के बड़े लॉयर थे। ठीक है, और इसके अलावा थुंगन समिति 1988 में बनी थी। ठीक है, तो इनके प्रोविजंस हैं वो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर वो स्टैटिक मटेरियल हो जाता है, तो स्टैटिक से पढ़ें उसको, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को केवल देख रहे हैं। ठीक है, अब एक और आर्टिकल आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, ऐसी RBI ने कुछ रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो आर्टिकल ये है 243 है, ये क्या है, राज्य की संचित निधि से जो राज्य के विधानमंडल है, तो वो पंचायतों की सहायता के लिए कुछ अनुदान देंगे, ऐसा प्रोविज़न करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243H। ठीक है, राज्य की संचित में, और ये कर, शुल्क, पथ कर, फीस लगाने, एकत्रित करने, आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 ने हर 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किसी एक प्रकार से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 283B भी है, इसमें ये है कि जो हमारा अरविंद पनगड़िया जिसके अध्यक्ष बने गए हैं, केंद्रीय वित्त आयोग है, वो क्या है कि ऐसी सिफारिश करेगा कि राज्य की जो संचित नीति है उसमें पैसा बढ़े और उस पैसे को पंचायती राज के लिए दिया जा सके। ठीक है, ऐसे उपायों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा कि भाई केंद्र सरकार उसके लिए कुछ करे। तो ये 3 प्रोविज़न है। ठीक है, इनके आय के स्रोत क्या होते हैं कि कर राजस्व होता है, छोटे छोटे कर लगा सकते हैं भवनों पर, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय कोई कर रहा है। ठीक है, निजी प्राइवेट शौचालय संचालित हो रहे हैं तो उन पर, या फिर अन्य ऐसी सुविधाएं, गैर राजस्व कर, जैसे अब अपने पंचायत क्षेत्र में कोई बाहर से सामान ला के बिजनेस कर रहा है तो उस पर कर लगा सकते हैं, या करें इस प्रकार से कर। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग हुआ है, वो सिफारिश कर उनको धन हस्तांतरण की
प्रावधान करते ही हैं। खुद के स्रोत हो गए, अन्य स्रोत हो गए, जैसे मनरेगा है उसकी फंडिंग मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, या फिर अन्य ब्लड बैंक वगैरह, एशियन डेवलपमेंट वगैरह वो फंड देते रहते हैं, तो उससे भी फंड मिलते हैं। ठीक है, वो हो गया। एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस इसमें ये है कि जो शहरी विकास मंत्रालय है, जो शहर के जैसे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम है, उनके कर्मचारी होते हैं, उनके क्षमता निर्माण यानी कि उनकी अच्छी बेहतर ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था उन्होंने। ठीक है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें उस प्रकार से है नहीं, बस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसको देख लो। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ना, उसका ये प्रमुख घटक है। इसमें क्या है कि जो हम जितने भी सिविल सेवक हैं, IAS, IPS या फिर जो क्लास 1 सेकंड के जो भी अफसर हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। और 2021 में यह इसका गठन किया गया था, तो उनके लिए स्वतंत्र निकाय ये और कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्ता इसको प्राप्त है, मतलब अपने हिसाब से कार्य कर सकता है, कैसे खर्च कर सकता है। DOPT द्वारा इसकी सहायता की जाती है। ठीक है, तो इसमें यही है कि कर्मचारियों को नवाचारी सोच के लिए एक प्रकार से प्रेरित करना, उनको ट्रेनिंग देना। तो ये इस प्रकार की चीज़ है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हमने देख लिया। अगला अगला आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ये है पेशा अधिनियम। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसे क्या संविधान के अंदर संविधान भी कहा जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये किया गया है कि सर्वप्रथम तो इसको ये देख लें कि ये 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति बनी थी। दिलीप सिंह भूरिया समिति बनी थी 1996 में, उसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। और ये क्या है कि हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल है, उसमें क्या 10 राज्य हैं। 10 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है, जो पंचायती राज अधिनियम है यानी कि 73वां संविधान संशोधन था, उसको बदलाव करके पेशा के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, उसमें कुछ जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रावधान किए गए, तो ये पेशा अधिनियम कहलाता है। ठीक है, संविधान के अंदर संविधान, क्योंकि इसको मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि ग्राम सभा को कुछ एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है वहाँ पर। जैसे कोई भूमि अधिग्रहण करना है तो वहाँ ग्राम सभा निर्णय करेगी। अनुसूचित क्षेत्र है यानी जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ दूसरे लोग भूमि खरीदें नहीं, या फिर संकेंद्रण नहीं हो जाए उनके अंदर भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको रेगुलेट कर सकती हैं, प्रतिबंध लगा सकती हैं। ठीक है, जो वहाँ पर ग्राम सभा होती है पेशा वाले एरिया में। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र में जो सामाजिक योजनाएं चल रही हैं, उनके संस्थाएं, कर्मचारी उन पर नियंत्रण रख सकती हैं। ठीक है, छोटी जल निकाय यानी तालाब हैं, पोखर हैं, उनका प्रबंधन, गौड़ वनोपज यानी कि छोटे वनोत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके स्वामित्व की शक्ति भी इनके पास होती है। अब शराब की बिक्री है, उसको रेगुलेट करना है कि प्रतिबंधित करना है, वो भी ये निर्णय लेती हैं। ग्रामीण बाज़ारों का प्रबंधन करती हैं। ठीक है, इवन ST के लोग हैं, उनको जो ऋण दिए जा रहे हैं उनको नियंत्रित, क्योंकि कई बार वो कर्ज में दब जाते हैं, चुका नहीं पाते हैं, तो दिक्कत होती है, इसलिए वो उसको रेगुलेट कर सकती हैं, नियंत्रित कर सकती हैं। ठीक है, विकास योजना से प्रभावित हो गए लोग, अब उनका पुनर्वास करना है। ठीक है, तो दूसरी जगह उनको बसाना है, तो उसके बारे में पुनर्वाली करनी है, उसके बारे में ये निर्णय लेते हैं। और गौड़ खनिज होते हैं यानी कि राज्य राज्य जिनका खनन करता है, गौड़ खनिज। ठीक है, तो इनके लिए प्रोस्पेक्टिंग होती है, यानी पता लगाना कितना क्या है खनन है, उसके लिए मंजूरी देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग 9 के जो प्रोविजन थे उनको आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों तक विस्तार किया गया है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, 10 राज्य कौन से हैं इसमें? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, तो इस 10 में से 8 राज्य हैं, इन्होंने क्या है कि नियमों को बना दिया है इस पेशा के तहत। जैसे भाई एक्ट बनता है, एक्ट के बाद नियम बनते हैं, नियम के बाद उपनियम और रेगुलेशन इत्यादि बनता है। तो सभी राज्यों ने 8 ने बना दिए थे, लेकिन झारखंड ने और उड़ीसा ने बनाए थे, तो झारखंड ने अभी बना दिए हैं, उसका ड्राफ्ट बना दिया है, और वो और नियम भी बनाएगा। ऐसे ये खबर आई थी, इसलिए सुर्खियों में आ गया। ठीक है, अब पेशा अधिनियम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जो अन्य विशेषताएं, ये तो परंपरागत कानून होते हैं जनजातीय समुदायों के, उनकी सामाजिक प्रथाएं रूढ़ियाँ होती हैं, उसके अनुरूप है, यानी कि ये समावेशन का एक प्रकार से प्रतीक है कि भाई जो सभी व्यक्ति हैं अलग अलग हैं, उनके हिसाब से कानून बनाए जा सकते हैं। ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई हैं कि भाई अपने हिसाब से, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये चीज़ों को मैनेज, प्रबंधन, रेगुलेट, प्रबंधन कर सकती हैं। ठीक है, सामाजिक योजनाएं, उनकी संस्थाएं, कर्मचारी उन पर नियंत्रण रख सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
जो पंचायतों के सभी स्तर होंगे ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके अध्यक्ष के पद सारे एसटी समुदाय से होंगे और सदस्य या फिर अन्य जो भी पद हैं उनके 50% आरक्षित एसटी के लिए रहेंगे। तो ये 2 इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। सारे अध्यक्ष एसटी होंगे, ठीक है। इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष उपबंधित होगा और 50% सीटों का आरक्षण होगा, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रत्येक पंचायत में। ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है। इसके अलावा एक 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में कंपैरिजन करवा सकता है। तो 5वीं अनुसूची है ना, वो तो है इन 10 राज्यों में जो शेड्यूल एरिया है राष्ट्रपति घोषित करते हैं उनमें शासन करती है। 6वीं अनुसूची है ये राज्यों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, उससे संबंधित है। और ये कौन कौन से राज्य में, एक तो आसाम, मेघालय जो 6वीं अनुसूची है, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें क्या है, कुछ जिलों के लिए स्वायत्त शासन परंपरा, एडीसी कहते हैं उनको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो बनाई गई हैं और आर्टिकल 244(2) के तहत, ठीक है, 244(2) के तहत, और इनको 244(1) के तहत बनाया गया है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। अब इनको क्या है, तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो जनजाति सलाहकार परिषद होती है एडीसी की, और इसको थोड़ा जो 5वीं अनुसूची है इनके पास केवल सलाहकारी अधिकार होते हैं। तो ये मेन अंतर है, बाकी इसमें ये डिटेल है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब कुछ सुर्खियाँ और है। राज्यसभा के जैसे सभापति उपसभापति कई बार नहीं होते हैं, तो उस समय अध्यक्षता कौन करे सदन की, तो इसलिए 15 सदस्यीय पैनल बनाया जाता है। अब पैनल बनाया जाता है तो इस बार क्या हुआ है कि उसमें सभी महिलाएं हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रकार से कदम उठाया गया है, सिम्बॉलिक। तो ये सभी सदस्य महिलाएं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैनल के सदस्य होते हैं ना, अगर दोनों ही पद रिक्त हो गए, उप सभापति भी नहीं है यानी उपराष्ट्रपति नहीं है और उप सभापति दोनों नहीं है, तो फिर वे अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो कोई राज्यसभा का एक सदस्य है उसको नियुक्त करेंगे और कार्य करने के लिए, जब तक नए लोग नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इनकी शक्तियाँ समान होती हैं, पीठासीन रहते हैं जब तक नया वो व्यक्ति आता है। इसके अलावा संसदीय सत्र देखो वही है, अनुच्छेद 185 है जो भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का प्रावधान किया गया है। एक वर्ष में 2 बार, यानी कि एक वर्ष में 2 बार। 2 बार इसके लिए 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में परंपरा है 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है। और ये सत्र कब होगा, इसको निर्धारण कौन करता है, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो डिसाइड करते हैं कि किसको बनाते हैं। जनरली मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य होते हैं कैबिनेट के, वो तारीख और अवधि निर्धारित करते हैं इसके, और इसके बाद राष्ट्रपति वो संसद सदस्यों को इन्विटेशन भेजता है कि भाई सेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है इसमें, कि इस शब्द का उल्लेख जो विशेष सत्र है या फिर सत्र है, इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। अभी इस 3 सत्र तो ये नियमित होते ही हैं, इनके अलावा भी जैसे मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है कि हमें संसद सदन को चलाने की जरूरत है, तो वो एक प्रकार से बैठक बुला सकते हैं, जिसे विशेष सत्र कहा जाता है। जैसे अभी महिला आरक्षण विधेयक बिल को पार करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति को उन्मुक्ति है, आर्टिकल 361 है, उसमें यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को बाद नहीं चल सकते हैं, वो सिविल मामलों में छूट प्राप्त है, क्रिमिनल मामलों में 14 दिन की सूचना देकर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से भले अनुबंध हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून, वैधानिक कोई कानून है उसका उल्लंघन करें। नियम 176 और 267 राज्यसभा के नियम है 267, इसमें क्या है कि सभापति की मंजूरी से, जैसे कोई सदस्य वो निवेदन करता है कि सर अभी ये कार्यवाही रोक के किसी विशेष मुद्दे पर डिस्कस कर लो, तो वो जो पूर्व निर्धारित एजेंडा है उसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन सभापति की मंजूरी यानी उपराष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। नियम 267 ऐसा कहता है, और नियम 176 में ये है कि ये विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है, तो 2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2.5 घंटे। ऐसे स्थगन प्रस्ताव होता है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एडजर्नमेंट मोशन है जो तो लोकसभा में अविलंबनीय यानी कि तुरंत के मध्य पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको लाया जा सकता है, और अध्यक्ष की सहमति से पेश किया जा सकता है।
इसकी ये शर्त है कि भाई इसमें कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तथ्य भी होता है, इसलिए राज्यसभा में ये पास नहीं हुए। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते सरकार के, वो राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये चर्चा कम से कम 2.5 घंटे तक होनी चाहिए। इसी प्रकार अधीनस्थ विधान है, ये क्या होता है, जैसे विधानसभा या सदन होते हैं वो क्या है, कानून बनाते हैं। और कानून के बाद जो माइक्रो नियम है, छोटे नियम है, उसके अंदर उसके दायरे में रहती है वो सरकार बनाती है, कार्यपालिका बनाती है, तो उसको अधीनस्थ विधान कहते हैं, ठीक है। अधीनस्थ प्राधिकरण, ठीक है। तो वो अधीनस्थ विधान सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कानून की जो उसके अनुपालना हो रही कि नहीं हो रही, कहीं ओवर रीच तो नहीं किया जा रहा, तो उस पर निगरानी रखने के लिए अधीनस्थ विधान समिति होती है। तो अधीनस्थ विधान समिति है, ये होती है और ये निगरानी रखती है। और ये इसलिए रखती है कि संसद है वो कुछ सत्र के लिए मिलती है, कुछ समय के लिए मिलती है, तो उस पर माइक्रो नियम बनाना उस पर इतना संभव नहीं है, उसके पास इतना समय नहीं है। दूसरा, उसके पास टेक्निकल इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो वो ब्यूरोक्रेट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, वो नियमों को एक प्रकार से इनपुट देके उस हिसाब से बनवाते हैं। नए नए इमर्जिंग क्षेत्र हैं जैसे डेटा सुरक्षा है, जलवायु परिवर्तन है इत्यादि, ठीक है। तो रूल 204 के तहत ये बनाए जाते हैं राज्यसभा में, जो अधीनस्थ समिति है 204, ठीक है। और इनको ये काम यही है मेन के भाई कानून की धारा के अनुसार ही कार्य कर रहे नहीं कर रहे। संसद की सुरक्षा में सेंध हो गई थी, इसमें फ्री ऐसा कुछ है नहीं। सरपंच पति के बारे में यही है कि संसद की जो स्थायी समिति है पंचायती राज में, उसने कहा है कि जो महिला है ना, जनरली महिला सरपंच प्रधान चुनी जाती हैं, लेकिन उनके पति काम कर रहे होते हैं, सरपंच पति प्रधान पति इनको कहते हैं। व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए क्योंकि ये पितृसत्तात्मकता को दर्शाती है। ये महिला वास्तव में सशक्त है नहीं, उन तो नाम मात्र की बन के रह गई हैं, तो उसी के बारे में ये। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, वो आर्टिकल ये है कि अनुच्छेद 243D जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हमने ऊपर पढ़ा था। अब कुछ राज्य जैसे बिहार, केरल, उड़ीसा, राजस्थान आदि ने 50% से अधिक आरक्षण दे दिया है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा अपने मेंस के लिए ये कोट करने के लिए काम आती है रिपोर्ट, भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे लगभग 32 लाख प्रतिनिधि हैं हमारे पंचायती राज में, उसमें से 14.5 लाख महिलाएँ हैं, ठीक है। 14.5 लाख यानी 40% महिलाएँ। तो ये महिला सशक्तिकरण के बारे में दर्शाता है, ठीक है। राजनीतिक रूप से उनका महिला सशक्तिकरण होता है। एक आर्टिकल और देख लेते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं उसमें पिछड़े वर्गों का आरक्षण। तो हरियाणा सरकार ने अभी प्रकार से आरक्षण के संबंध में जो रिपोर्ट इसका आयोग का, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और शहरी स्थानीय निकाय में आरक्षण के अनुपात का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 243D है, उसका 6वां भाग है, वो इस प्रकार के जो OBC हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान करता है। लेकिन जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसने किर्स मूर्ति बनाम भारत संघवाद 2010, गबली बनाम महाराष्ट्र राज्य अनुवाद 2021 में ट्रिपल टेस्ट की बात कही है। ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है, एक तो उनका पिछड़ापन है कि नहीं, इसके बारे में एक कमीशन आयोग का गठन करो, ठीक है। दूसरा, आरक्षण का अनुपात कितना होना चाहिए ये भी देखो। तीसरा, ये 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए ये जो आरक्षण है, तो ये ट्रिपल टेस्ट कहलाता है। इसको प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट निर्धारण किया है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं। एक तो ये पिछड़ेपन की जो प्रकृति है उसकी अनुभवजन्य जांच होनी चाहिए, वास्तविक कि केवल पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको किया जा रहा है या फिर वास्तव में क्या स्थिति है। दूसरा, उसके उनका क्या जनसंख्या में अनुपात है या जैसी भी जो भी बेसिस हो, उस आधार पर क्या स्थिति है, उस आधार में अनुपात में आरक्षण दिया जाना है। तीसरा ये कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज की चर्चा में हमने ये देखा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ज़्यादा करने वाले थे लेकिन अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगले आर्टिकल में अगले पार्ट में ले लेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें और इस प्रकार से थैंक यू।